टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच। ठीक है, सैनी बैच में हम क्या पढ़ रहे हैं सर? प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ रहे हैं, पीएचसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीएचसी भी कई भाग में है। ठीक है, कुल मिलाकर 5 भाग में होगा पीएचसी, जिनमें से हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में भाग सेकंड हम देखने वाले हैं। भाग सेकंड में आपका कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आज की वीडियो में ये भाग सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें 4-5 यूनिट हैं, तो हम आज ही की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज ही की वीडियो में आपका भाग सेकंड कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, देखिए मैं आपको इस वीडियो में तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप पीडीएफ को पढ़ेंगे। चीज़ें आपको तो समझा ही दे रहा हूँ, उसके साथ साथ तरीका भी बता रहा हूँ। इससे क्या रहता है, आप ये कंफ्यूज नहीं होते कि सर किस तरीके से आप हमको पीडीएफ रीड करना है, क्योंकि पीडीएफ रीड करने में समस्या होती है, समझ नहीं आता है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो वही तरीका आपको हर एक वीडियो को देखना ज़रूरी होता है, भले ही वीडियो 1 घंटे का ही हो, लेकिन आपको देखना ज़रूरी रहता है। तो देखिए पहला यूनिट जो है यहाँ पे संक्रामक बीमारियों का परिचय, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में देखेंगे। संक्रामक रोग क्या है? जैसे आपसे कोई पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे कि भैया बताओ संक्रामक रोग क्या है? तो आप बताओगे कि भैया संक्रामक रोग जो है वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सीधा, या फिर इनडायरेक्ट मतलब परोक्ष तरीके से फैलती हैं। ये बीमारियां बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, वायरस के कारण भी हो सकती है, फंगस के कारण भी हो सकती है, और परजीवी के कारण भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा उदाहरण के तौर पे समझेंगे। देखिए प्रत्यक्ष संपर्क क्या रहता है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे रहता है? जैसे त्वचा के संपर्क में खाज खुजली हो गया, ये त्वचा से त्वचा मिल गया तो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट जिसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट जैसे कि खांसने पे, छींकने से सर्दी जुकाम फैलता है, टीबी फैलता है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर मिल रहा है। ठीक है, त्वचा से त्वचा संपर्क हो रहा है, या फिर चुंबन करने से भी हो रहा है, किसिंग करने से हो रहा है, तो कई मतलब डायरेक्ट संपर्क में आ जा रहा है जो चीज़, वही आपका प्रत्यक्ष संपर्क हो गया। इनडायरेक्ट में मतलब बॉडी टच नहीं होती है, लेकिन दूर से ही आप चपेट में आ जाते हो रोगी को। जैसे कि खांस दिया, अब उसका ड्रॉपलेट ये है, ये आपको पता ही है, सर्दी जुकाम ड्रॉपलेट, टीबी वगैरह ये सब ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलते हैं। वो खांस दिया, अब उसके बैक्टीरिया के संपर्क में आप खड़े हो तो उसकी बूंदें आपके मुंह पे आ गया, या फिर हवा में गया, हवा के माध्यम से आपके अंदर चला गया, तो उससे हो सकता है। ये सभी इनडायरेक्ट का मतलब हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जनपदिक रोग विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजी क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपको ये वर्ड मिलेगा, तो ये समझ लीजिए। जनपदिक रोग हिंदी वाले देख लीजिए जनपदिक, वैसे हिंदी में क्या, इंग्लिश में ही ध्यान में रखना। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए एपिडेमियोलॉजी का मतलब वह विज्ञान जो लोगों में बीमारियों के फैलने, उनके कारणों और वितरण का अध्ययन करता है। यह शब्द ग्रीक भाषा में 3 शब्दों से मिलकर बना है। एपी, डिमोस, लोगस। एपी का मतलब क्या है सर? एपी का मतलब है कि बीच में, एमोंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद डेमोस का मतलब कि लोग। ठीक है, लोगों के बीच, यहाँ वही चीज़ बताया गया ना, लोगों की बीमारियों के फैलने। देखिए यहाँ पे बताया गया ना, जनपदिक रोग विज्ञान वह विज्ञान है जो लोगों में बीमारियों के फैलने, उनके कारणों और वितरण का अध्ययन करता है। ठीक है, एपी का मतलब बीच में, डेमोस का मतलब लोग हुआ, और लोगस का मतलब हुआ स्टडी ऑफ साइंस, विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये चीज़। अच्छा, परिभाषा देख लेते हैं अब। यह संक्रामक रोगों की उत्पत्ति, कारणों और फैलने के तरीकों का अध्ययन कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप यही बताओगे। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा कि एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे जितनी सारी बीमारी संक्रामक रोग हैं वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस कारण से उत्पत्ति हुई, किस कारण से फैल रही है, इन सभी तरीकों का जो अध्ययन हम करते हैं वही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है।
समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। जो मॉडर्न डिफिनेशन है उसके बारे में देख लीजिए। यह मानव समुदाय में लोगों की आवृत्ति और उनके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। ये मॉडर्न डिफिनेशन हो गया एपिडेमियोलॉजी का। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं भैया, एपिडेमियोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी गांव में डेंगू तेजी से फैल रहा है तो जनपदिक रोग विज्ञान यह अध्ययन करता है कि यह बीमारी कैसे शुरू हुई, कितने लोग प्रभावित हुए और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो यही आपका क्या हो गया सर, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, जनपदिक रोग विज्ञान कहलाता है। कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि महामारी, महामारी किसे कहते हैं, डायरेक्ट कभी कोई पूछ लिया जाता है, महामारी से आप क्या समझते हो, ठीक है। एपिडेमिक से आप क्या समझते हो, एंडेमिक से आप क्या समझते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछता है, तो ध्यान में रखना है। महामारी जब किसी समुदाय में किसी रोग का प्रकोप सामान्य से अधिक हो और वह तेजी से फैले तो उसे महामारी कहते हैं। जब किसी समुदाय में किसी रोग का प्रकोप सामान्य से अधिक हो और वह तेजी से फैले तो उसे महामारी कहते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब है क्या कि स्थानिक महामारी। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में लगातार बना रहे या फिर बार बार होता रहे तो उसे स्थानिक महामारी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मलेरिया हुआ, जो कुछ क्षेत्रों में हमेशा पाया जाता है, मतलब एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में जो बीमारी होती है पूरे विश्व में या फिर कई जगहों पे नहीं फैलती है, उसको स्थानिक महामारी कहते हैं, उसे एंडेमिक महामारी कहते हैं। और यहीं पे महामारी का मतलब क्या है सर, ये पूरे जगह पे फैल जाती है, ठीक है। जैसे हैजा हुआ, खसरा हुआ, चेचक हुआ, ये एग्जाम्पल हैं किसके, महामारी के, ठीक है। अब बाकी स्थानिक महामारी के एग्जाम्पल कौन से हैं, मलेरिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखा जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे यत्र तत्र महामारी। जब कोई रोग कभी कभी कुछ लोगों में बिखरे हुए रूप में होता है तो उसे यत्र तत्र महामारी कहते हैं। जैसे कि पोलियो हुआ, जो अब बहुत कम और छिटपुट मामलों में दिखता है, ठीक है। उसके बाद पेंडेमिक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेंडेमिक रोग से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई रोग पूरे विश्व या फिर कई देशों में फैल जाए, इसी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। जब कोई रोग पूरे विश्व या फिर कई देशों में फैल जाए तो ये आपका क्या हो कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है। जैसे हमारा कोविड-19 पूरे विश्व में फैल गया था, इन्फ्लुएंजा फ्लू ये पूरे विश्व में फैल गया था। अच्छा, कुछ इंसिडेंस रेट है उसको याद करके रखना है, ठीक है। इंसिडेंस रेट है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा इंसिडेंस निकालना हो, ठीक है। इंसिडेंस रेट कैसे आप निकालोगे तो उस चीज़ को अब हम समझेंगे। घटना दर जिसको बोलते हैं, या किसी निश्चित समय में किसी रोग के नए मामलों की संख्या को दर्शाता है। घटना दर का फार्मूला होता है, जैसे घटना दर इक्वल टू नए रोगियों की संख्या उस समय की जोखिम वाली संख्या गुणे 100। ठीक है, क्या करना है, घटना दर बराबर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो भाई हमको इंसिडेंस रेट निकाल के बताओ, तो आप फार्मूला रखोगे क्या, नए रोगी, जितने नए रोगी आए हुए हैं, ठीक है, उनकी संख्या आप रखोगे, ठीक है। जैसे कि 1000 लोगों की जनसंख्या है पूरा उस एरिया में, और नए रोगी जो डेंगू आए हैं 50 लोग आए हुए हैं, ठीक है। 1000 लोगों में से 50 लोग नए आए हुए हैं, ठीक है। कोविड कैसे निकाला जाता था कि भैया नए केस आज देखने को मिले, ये 4 केस देखने को मिले, तो यही घटना दर इसी फार्मूले से निकाल रहे थे। उसके बाद क्या करना है, उसका गुना 100 से कर देना है, ठीक है, गुना 100 से कर देना है, इंसिडेंस रेट निकल के चला आएगा। इसको देखिए, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, दोनों जीरो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये गुना में है और ये भाग में है, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 बचा है, ऊपर 50 है, 10 एक कन्नम 10, 10 बचे 50, तो हमारा निकल के आ गया इंसिडेंस रेट 5%, मतलब 5% लोग डेंगू से इस एरिया में प्रभावित हैं। 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, हमको नए मामला आप पता लगाना है कितना प्रतिशत नया मामला देखने को मिला आज, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 में हम देख रहे थे कि भैया आज 5% लोग नए रोग नए कोविड के शिकार हुए हैं, कल 10% नए लोग, तो यही इंसिडेंट रेट से ही निकाला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया 1000 लोगों में से 50 लोग नए डेंगू के मरीज पाए गए हैं, तो मतलब 5% लोग आज नए केस देखने को हमें मिला, ठीक है, इंसिडेंस रेट मिला। अच्छा, अब प्रचलन दर कैसे निकालेंगे, प्रचलन दर में भी वही फार्मूला है, सेम टू सेम आपसे पूछ लिया जाएगा प्रचलन दर कैसे निकालोगे आप, ठीक है। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, हालांकि ये आपकी भर्ती में नहीं देगा, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे प्रचलन दर, तो इसका फार्मूला वही है, ठीक है, प्रचलन दर का भी वही फार्मूला है, इक्वल टू
वर्तमान रोगियों की संख्या, वर्तमान में कितने रोगी हैं, ठीक है, उनकी संख्या लिखना है, बट्टे में टोटल जनसंख्या लिखना है। जैसे कि वर्तमान रोगियों की संख्या आई है कितना, 80 आया हुआ है, ठीक है। कितने में से जनसंख्या कितनी है, टोटल 1000 की है, ठीक है, 1000 हम लिख देते हैं और गुना 100 से कर देते हैं, ठीक है। गुना 100 से करते ही अब देखिए 1000 है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 है, ऊपर 8 है, तो इसके हम डिवाइड करेंगे, आएगा कितना, 8, तो 8% आ गया हमारा प्रचलन दर, ठीक है। अच्छा, मृत्यु दर कैसे निकालते हो, मृत्यु दर का भी वही फार्मूला है। कैसे निकालेंगे, अगर जनसंख्या 1000 की जनसंख्या है, एक साल में 50 लोग मरते हैं, तो मृत्यु दर क्या होगी। तो मृत्यु दर आप कैसे निकालेंगे, मृत्यु दर वही की मृत्युओं की कुल संख्या एक साल में, ठीक है, मृत्यु दर हमको निकालना है, ठीक है। ये पूछता है फील्ड वर्कर का पेपर, जो आरआरबी की वैकेंसी आती है वहाँ पे ये एक टॉपिक ही दिया है। तो एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, 50 लोग, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 1000 पे हमको 10,000 पे निकालना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 10,000 बट्टे में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1000 का यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, गुना करेंगे। अब देखिए 1 जीरो, 1 2 जीरो, 3 जीरो, और यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारा बचा क्या है, यहाँ पे 10 बचा है, ये 5 बचा है, 50 बचा है, तो 10 का भाग 50 में देंगे, 5 आएगा। तो हमारा मृत्यु दर निकल के आ गया कि भैया एक साल में क्या निकल के आ गया, 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 प्रति 1000 पे मृत्यु दर है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम्पल दिया मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो अस्वस्थता दर है, ठीक है, मोर्बिडिटी रेट जो है, यह बीमारी के कारण शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य में कमी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर डायबिटीज़ के कारण कमजोरी या फिर थकान, बीमारी का फैलाना, बीमारी का फैलना, बीमारियां निम्नलिखित तरीकों से फैलती हैं, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, ध्यान में रखना है। बीमारी किस तरीके से फैलती है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, तो कई तरीके से फैलती हैं, आपको पता ही है, पहले हमने बताया कॉन्टैक्ट तरीके से। कॉन्टैक्ट में 2 तरीका रहता है, एक डायरेक्ट, एक दूसरा इनडायरेक्ट। अच्छा, ये तो डायरेक्ट में हम आपको बता ही दिए हैं, त्वचा के संपर्क में जैसे खाद, खुजली, ये सब हुआ। इनडायरेक्ट में जैसे कि दूषित सतह को छूने से सर्दी जुकाम, ये सभी चीज़ हो गया। और दूसरा क्या हो गया तरीका बीमारी फैलने का, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दूसरा क्या हो गया, रोगवाहक, वेक्टर बोर्न के माध्यम से। वेक्टर आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा बीमारी है जो रोगवाहक वहित होता है, ऐसे करके पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कीट पतंगों जैसे मच्छर, मक्खी के माध्यम से ये फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मच्छर के काटने से डेंगू या फिर मलेरिया, तो डेंगू मलेरिया क्या है, रोगवाहक वहित बीमारी है, ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। व्हीकल बोर्न के माध्यम से, जैसे कि दूषित पानी पीने से हैजा हो जाता है। अब देखिए रोग के निवारण के स्तर भी आपको ध्यान रखना है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, रोग को आप किस तरीके से निवारण कर सकते हैं। तो पहला भैया प्राथमिक रोग निवारण, प्राइमरी प्रिवेंशन में देखेंगे, यह रोग शुरू होने से पहले की रोकथाम है, बीमारी के होने से रोकना, आगे की बीमारी होने से रोका जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन में क्या करेंगे, इसमें स्वच्छ पानी की आपूर्ति, मतलब जो पानी पी रहे हो उस स्वच्छ पानी, संतुलित पौष्टिक आहार देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जांच, जैसे कि कुपोषण को बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पौष्टिक भोजन देना। तो हमने देख लिया प्राथमिक रोग निवारण, ये प्राथमिक रोग निवारण हो गया। अच्छा, द्वितीयक रोग निवारण क्या है सर, द्वितीयक रोग निवारण में क्या होता है, इसमें रोग के शुरुआती चरण में उसके रोकने और जटिलताओं को कम करने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें शीघ्र निदान की जरूरत होती है, जैसे कि टीबी की जांच के लिए छाती का एक्सरे करना, और शीघ्र ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे मलेरिया के लक्षण दिख रहा है तुरंत उसकी दवा देना, ठीक है। और सर्वेक्षण समुदाय में रोगियों की पहचान करना, उदाहरण के तौर पे भी बताया गया, डायबिटीज़ के शुरुआती जांच और दवाओं से उसका नियंत्रण क्या कहलाएगा, ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया, द्वितीयक रोकथाम हो गया, ठीक है। तृतीयक में क्या होता है सर, तृतीयक रोकथाम में क्या रहेगा, तृतीयक रोग निवारण में क्या रहेगा, यह रोग के कारण होने वाली क्षति को कम करने और रोगी को समान जीवन में लौटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। जो असमर्थता है इसको सीमित करना, जैसे कि कुष्ठ रोग में शीघ्र उपचार और सर्जरी से अंगों को क्षति को रोकना, ये ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद पुनर्वास हम पढ़ेंगे, पुनर्वास में क्या करना होता है, क्रियात्मक पुनर्वास, जैसे कि शारीरिक क्षमता को बहाल करना, जो शारीरिक क्षमता उसकी चली गई है उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं। व्यवसायिक पुनर्वास में नौकरी या फिर काम में वापसी करते हैं।
सामाजिक पुनर्वास का मतलब है कि समाज में सम्मानजनक जीवन, और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना। उदाहरण के तौर पे कुष्ठ रोग को प्लास्टिक सर्जरी के बाद नौकरी और सामाजिक जीवन में वापस लाना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सभी चीज़ें जो हो रही है, ये सभी चीज़ें तृतीयक रोग निवारण में हो रहा है। ठीक है, तृतीयक रोग निवारण में हो रहा है। समझ में आया? अब हम देखेंगे संक्रामक बीमारी जो है इनकी रोकथाम और नियंत्रण के समान उपाय कौन कौन से हैं। डायरेक्ट आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा, तो पूछेगा निगरानी का मतलब क्या है, या फिर हाँ, बीमारी की अधिसूचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें पूछ लेगा। और या तो ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में बताइए संक्रामक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय हैं निम्नलिखित में से, ऐसे पूछेगा। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो पहला सर्विलांस किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद जो स्रोत हैं उस पर कंट्रोलिंग किया जाता है, और चैन को तोड़ा जाता है, जो संक्रामक रोग की संचरण की चैन है उसको तोड़ते हैं, और संवेदनशील व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल 7 है। अब एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक रोग निवारण करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। आइए इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। देखिए, सर्विलांस का मतलब, निगरानी का मतलब क्या है। इसमें क्या रहता है कि सर, निगरानी का मतलब कि संक्रामक रोगों पर लगातार नज़र रखना, ताकि उनके फैलने के कारणों और तरीकों का पता लगाया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है, आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा। ऐसे पूछेगा, संक्रामक रोगों पर जो सर्विलांस किया जाता है, लगातार नज़र बना के रखते हैं, उसका निम्नलिखित में बताइए क्या उद्देश्य है। अपनी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भी संक्रामक रोगों पर लगातार निगरानी रखती हैं, तो किस उद्देश्य से रखती हैं, ये पूछ सकता है। कैसे भी प्रश्न बना सकता है, तो आपको पता रहेगा तो आप बना लोगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निगरानी का मुख्य उद्देश्य है कि संक्रमण के स्रोतों और संचारण के रास्तों को पता लगाना, संवेदनशील लोगों और संपर्क में आए लोगों की पहचान करना, रोकथाम के उपायों का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये हो गया निगरानी का मुख्य उद्देश्य। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी गांव में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आप यह निगरानी करते हैं कि कितने लोग बीमार हैं, कहाँ से बीमारी शुरू हुई है, और मच्छरों की रोकथाम के उपाय कितने प्रभावी हैं। जो हम तरीका बताएं लोगों को, इससे मच्छर की रोकथाम हो रही है कि नहीं, कितना हमारा ये उपाय प्रभावी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अधिसूचना का मतलब है कि संक्रामक रोग का पता लगते ही स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासन को तुरंत सूचित करना। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का मतलब ये हुआ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है सर, पूछ लेगा। बताइए नोटिफिकेशन का उद्देश्य आप क्या समझते हो। तो रोग को महामारी बनने से पहले नियंत्रित करना, समय पर उचित कदम उठाना। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, अगर किसी क्षेत्र में हैजा का एक मामला मिलता है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो आप एएनएम हो, ठीक है, तुरंत इसको स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे, ताकि पानी की जांच और उपचार शुरू हो सके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोलिंग द रिजर्वियर ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रामक स्रोतों पर संग्रहण पर नियंत्रण करना। ठीक है, इससे क्या समझते हैं सर, इससे हम ये समझते हैं कि रोग के स्रोत, जैसे कि रोगी दूषित वस्तुएं या फिर पर्यावरण को नियंत्रित करना, ताकि रोग ना फैले। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है सर, शीघ्र निदान हो सके, रोग को शुरुआती अवस्था में पहचानना, ताकि उसे जल्दी रोका जा सके। उदाहरण के तौर पे टीबी के लक्षण दिखते ही छाती का एक्सरे करवा लेना। आइसोलेशन, इसमें रोगी को दूसरे से अलग करना होता है, ताकि रोग ना फैलें। उदाहरण के तौर पे कोविड-19 के मरीज को अस्पताल या घर में अलग रखना। उपचार, फिर ये चीज़ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, संक्रामक रोगों की संचरण श्रृंखला सीरीज जो है, इसको तोड़ना होता है, चैन इसको तोड़ना होता है। ठीक है, जो संक्रामक रोग है इसकी चैन के माध्यम से फैलते हैं, एक चैन के माध्यम से फैलते हैं, तो इसी चैन को तोड़कर रोग के रोग के प्रसार को रोका जा सकता है। इसके 6 घटक हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 के बारे में आपको ध्यान रखना है। फोमाइड्स हो गया, और खाद्य पदार्थ हुआ, उंगलियाँ हुई, मक्खियाँ हुई, मल हुए। फोमाइड्स में क्या देखते हैं, ये दूषित वस्तुएं जैसे कि कपड़े या फिर बर्तन हो गए। खाद्य पदार्थ में दूषित भोजन हो गए। उंगलियां में गंदे हाथों से रोग को फैलाना। मक्खियाँ के माध्यम से रोग का प्रसार। दूषित मल के कारण रोग। तो इसी को हम क्या करेंगे सर, इसी को हम देखेंगे। देखिए, लिक्विड में, फ्लूइड में, रक्त या फिर अन्य शारीरिक द्रव। ठीक है, तो इनमें हम किसी एक घटक को तोड़ देंगे। ठीक है, तो बीमारी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ठीक है, चैन, यही सारी चैन है, जो चैन के 6 घटक हैं। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। फोमाइड्स हुआ,
खाद्य पदार्थ हुआ, उंगलियाँ हुआ, मक्खियाँ हुआ, मल हुआ, ठीक है, फ्लूइड्स हुआ। तो इन्हीं में से किसी एक को, जो 6 घटक हैं, ठीक है, जो 6 चैन हैं, चैन के 6 घटक होते हैं, इन्हीं 6 में से किसी एक के घटक को तोड़ देंगे तो भैया जो बीमारी फैली है, महामारी फैली है, ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि दूषित पानी को उबाल कर हैजा को रोकना, मच्छरों को मारकर डेंगू की सीरीज को तोड़ देना, चैन को तोड़ देना। छठे पॉइंट पे संवेदनशील व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। अब जो संवेदनशील हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको ज़्यादा बीमारी के प्रति वो ज़्यादा ही संवेदनशील हैं, तो उनको सुरक्षा देंगे। उनके रोग के प्रति कमज़ोर या फिर जिन्हें रोग होने की अधिक संभावना है, उनको हम सुरक्षा देंगे। उदाहरण उपाय क्या करेंगे? टीकाकरण देंगे, रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए टीका लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे खसरा या फिर पोलियो का टीका देना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लें अच्छे के बारे में, सात के बारे में। फिर शिक्षा अब हम देखेंगे कौन कौन सी संक्रामक बीमारियाँ हैं और कौन से हैं, प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे। संक्रामक बीमारियां कौन से हैं, प्रत्येक के बारे में जानकारी, ठीक है। तो पहली आपके सामने देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल कुल मिलाकर 25-30 हैं, ठीक है। संक्रामक बीमारी जो 25-30 हैं, आपके भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना है, बनता रहेगा, बनेगा भी, ठीक है। आप ये 3-4 चीज़ें हैं आपको याद करके रखना है, जैसे कि यहाँ पे डिप्थीरिया के बारे में, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। डिप्थीरिया पहले हम जानेंगे डिप्थीरिया है क्या, ठीक है, रोनी है क्या। तो डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है, याद करके रखना है। कौन सी बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण होती है, जो मुख्य रूप से बच्चों में होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इस कौन सी बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, इसके बैक्टीरिया का नाम है ये, ठीक है। उसके बाद ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नाक हुआ, गला हुआ, टॉन्सिल हुआ, इन सभी को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया एक शक्तिशाली बाह्य विष एक्सोटॉक्सिन है उत्पन्न करता है, जो रोग को गंभीर बनाता है, जो रोग को गंभीर बनाता है, ठीक है, जो रोग को गंभीर बनाता है। तो हमने देखा क्या? डिप्थीरिया देखा। क्या देखा? कौन सी है? बैक्टीरियल बीमारी है, कि बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। उसके बाद कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाक, गला और टॉन्सिल ये प्रभावित होता है, ठीक है। किस में होता है? मुख्य रूप से बच्चों में होता है, ठीक है। अब इतना तो हमने देख लिया, बाकी और चीज़ें हम देखेंगे। डिप्थीरिया एक क्या है? संक्रामक बीमारी है, ठीक है। इसके एजेंट में वही बैक्टीरिया जो हो गया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया, ये हो गया एजेंट इसका। और हम क्या देखेंगे? स्रोत। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि डिप्थीरिया संक्रामक रोग के संक्रमण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसे पूछ लेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पढ़े रहेंगे हाँ, कि जो भैया रोगी या वाहक है, जो बिना लक्षणों के बैक्टीरिया फैलाते हैं। किसी रोगी, जैसे किसी भी इंसान को हुआ है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसको लक्षण तो वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी चपेट में और इंसान आ जा रहा है, तो वो भी डिप्थीरिया के चपेट में आ जाएगा। और जो नाक हुआ, ठीक है, नाक हुआ, गला हुआ, इसके स्राव से ये क्या संक्रमण के स्रोत है, नाक और गले के स्राव से फैलते हैं। तो ये आपने देख लिया। अच्छा, पूछेगा निम्नलिखित में बताइए कौन सा रोग 2 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में मुख्य रूप से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है डिप्थीरिया। या पूछ लेगा डिप्थीरिया कितने वर्ष के आयु के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। या पूछ लेगा डिप्थीरिया रोग किन व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जाता है। दे देगा बच्चों में, एडल्ट में, बुजुर्ग में, ऐसे करके देगा। तो आपको पता रहेगा डिप्थीरिया मुख्य रूप से बच्चों में, जो 2 से लेकर 5 वर्ष के उम्र के होते हैं, ठीक है, ये समझ हो गया। पूछ लेगा ऐसे, डिप्थीरिया की प्रसार निम्नलिखित में बताइए, डिप्थीरिया के ट्रांसमिशन विधि क्या है, प्रसार की विधि क्या है। तो प्रत्यक्ष रूप से खांसने या छींकने के माध्यम से फैलता है। अप्रत्यक्ष रूप से दूषित वस्तुओं जैसे कि खिलौना हुआ, पेंसिल हुआ, कपड़े हुआ, इन सभी से फैलता है, ठीक है। ऐसे पूछेगा डिप्थीरिया की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, निम्नलिखित में बताइए डिप्थीरिया संक्रामक रोग के इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अब देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड जो हम उद्भवन अवधि पढ़ रहे हैं, आपकी किसी और भी किताबों में या फिर कोई और टीचर अलग बताया होगा, हमारा कुछ अलग होगा, तो इसको लेकर आप घबराइएगा नहीं। हम लेटेस्ट WHO के डाटा के अनुसार आपको बता रहे हैं। बाकी और किताब में क्या दिया है, क्या नहीं दिया, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपके ऑप्शंस में भी जो आएगा तो इतना सटीक नहीं आया। जैसे यहाँ पे 2 से 6 दिया है ना, अब ऑप्शन 2 से 5 देगा, तो अगला ऑप्शन दे देगा
1 से लेके 2 दिन ऐसे दे देगा। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा 10 से लेके 12 दिन ऐसे दे देगा। तो इतना क्लोज ऑप्शन से ये चीज़ें नहीं देता है, ठीक है। एकदम मतलब आपको लगेगा अगर आप एक भी या किसी भी टीचर का या फिर बुक का आपको याद है तब भी आप करके चले आओगे, क्योंकि क्लोज ऑप्शन ये नहीं बनाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का क्लोज ऑप्शन नहीं बनाते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन में 2 से 5 दे देगा, हम पढ़ाए हैं 2 से 6 दिन, तो आपको लगेगा कि सर ने तो 2 से 6 दिन बताया था, यहाँ पे 2 से 5 दिन दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उत्तर गलत है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लोज ऑप्शन से नहीं देता है इंक्यूबेशन पीरियड में, कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है। और देखते ही आइडिया लग जाएगा अगर आपको पता रहेगा। अच्छा, पूछेगा डिप्थीरिया का निम्नलिखित में बताइए डिप्थीरिया के कौन से लक्षण हैं, तब आप क्या करोगे। तो डिप्थीरिया के कौन कौन से लक्षण हैं। गले में सूजन, निगलने में कठिनाई, गले और टांसिल पर पूरी पीली परत बनना, बुखार और बेचैनी, ये सभी डिप्थीरिया के लक्षण हैं। हमने कितना प्रश्न बना दिया, डिप्थीरिया से ही बहुत सारा प्रश्न बना दिया जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रश्न ही प्रश्न है। पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन से डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट हैं, ऐसे पूछ लेगा। तो आप ध्यान रखना है कि एंटीटॉक्सिन हम तुरंत देंगे, 10,000 से लेकर 8,000 आयु की खुराक देंगे एंटीटॉक्सिन। उसके बाद एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल करेंगे वो पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करेंगे, और पूर्ण विश्राम के लिए बोलेंगे कि भैया बेड रेस्ट करो, और जो श्वास नली छेदन है, ठीक है, श्वास अवरोध की स्थिति में श्वास नली छेदन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, पूछेगा डिप्थीरिया का निम्नलिखित में से कौन सा रोकथाम नहीं है या फिर कौन सा रोकथाम है, तब आप क्या बताओगे। तो आप याद करके रखे रहेंगे कि डिप्थीरिया का रोकथाम डीपीटी टीका पहली बात हो गया। दूसरा कि ये 3 खुराकें हैं, 3, 4 और 5 महीने की उम्र में दिया जाता है। बूस्टर खुराक 2 से लेकर 2 और 5 वर्ष की उम्र में दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दूसरा आ गया वूपिंग कफ। इसी प्रकार जितने भी संक्रामक बीमारियां हैं उन सभी को आपको याद करके रखना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब वूपिंग कफ आ गया, कुकर खांसी, कुकर खाना बनाने वाला कुकर, ठीक है, वैसे याद कर लेना वूपिंग कफ या कुकुर, मैं इसको कुकुर बोलता हूँ, कुकर खांसी आप भी बोला करो, कुकुर खांसी। कुकर खांसी एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है, ये भी श्वसन रोग है। ध्यान रखना है किसके कारण होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। किसके कारण होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। ये एक बैक्टीरिया है, इसका मुख्य लक्षण तीव्र खांसी के दौरे हैं जो खों 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 की आवाज़ के साथ समाप्त होते हैं, ठीक है। इसमें एजेंट ध्यान में रखना है, अभी जो मैंने आपको बताया 3-4 पॉइंट, ये वाला याद करके रखना है, ठीक है। बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया हो गया। स्रोत क्या है फैलने का, संक्रमण का स्रोत क्या है, तो भैया रोगी के नाक और गले के स्राव, रोगी के नाक और गले का स्राव। अच्छा, किस आयु के वर्ष के उम्र में होता है, किस उम्र के बच्चों में होता है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर ये होता है। अच्छा, मेथड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, खांसने या छींकने के माध्यम से या फिर दूसरी वस्तुओं जैसे कि खिलौने से, ये प्रत्यक्ष रूप से, वो डायरेक्ट रूप से। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद करके रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है सर, 7 से 14 दिन है। अब आपके ऑप्शन में 7 से 14 ना देकर 7 से 12 दे देगा, तब भी आप लगा देना, 7 से 14 दिन तो याद करके रखना है, लेकिन एबव में ऑप्शंस जो रहते हैं एबव में रहते हैं, क्लोज ऑप्शंस नहीं रहता है। जैसे कि मैं इसका बताऊं, आपसे पूछता हूं, चलिए, वूपिंग कफ का इंक्यूबेशन पीरियड निम्नलिखित में से कितना होगा। ऑप्शन से आपको बताना है, ऑप्शन से ए 8 से 15 दिन, ऑप्शन से बी 1 से 6 दिन, ऑप्शन सी 4 से 6 दिन, ऑप्शन डी 15 से 20 दिन, ठीक है। फिर एक ऑप्शन आप ले लेना ई, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये मत लगा के आना कि सर ने पढ़ाया है 7 से 14 दिन, किसी ऑप्शन में है ही नहीं 7 से 14 दिन, तो इसका मतलब इनमें से कोई हम लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि 7 से 14 दिन सर ने बताया है, लेकिन एक ऑप्शन इससे मिलता जुलता है, तो 8 से 15 दिन ये तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये डेटा जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। लेटेस्ट डाटा कुछ और है, किताबी में कुछ और दिया है, तो आपको ऐसे ही समझ के रखना है। बस 1-2 का इधर उधर रहता है, 1-2 दिन का आगे पीछे, ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस नहीं बनाते हैं वो लोग।
अच्छा, इसके लक्षण क्या है? वूपिंग कफ के लक्षण आपको ध्यान में रखना है, भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा। निम्नलिखित में बताइए वूपिंग कफ के कौन से सिम्टम नहीं हैं? तो नहीं हैं कौन से ये पता रहेगा तो नहीं आप ऑटोमेटिक बना के चले आओगे कि भैया वूपिंग कफ में नाक से पानी बहता है, भूख में कमी आ जाती है, तीव्र खांसी के दौरे जो खौं खौं की आवाज़ के साथ समाप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, निम्नलिखित में से बताइए ट्रीटमेंट वूपिंग कफ के कौन से ट्रीटमेंट के उपाय हैं? तो आप बताओगे सर एंटीबायोटिक जो हम इस्तेमाल करेंगे एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन या फिर माइसेटिन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि टेट्रासाइक्लिन अब तो बंद ही हो गया है, बहुत अच्छी दवा थी ये। ठीक है, एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अब इसके जगह पे एमॉक्सिसिलिन वगैरह ये सब चलते हैं। टेट्रासाइक्लिन तो खो ही गया है एकदम से, बहुत पुरानी दवा थी ये। देखिए प्रिवेंशन में देखेंगे वूपिंग कफ का DTP का टीका लगता है। ठीक है, 3 खुराकें हैं, 3, 4, 5 महीने की उम्र में, बूस्टर खुराक 2 से 5 वर्ष में। ठीक है, कंट्रोलिंग जो कंट्रोल मेजर है उसको ध्यान रखना है। उसी प्रकार टेटनस को आपको ध्यान में रखना है। टेटनस क्या है ये आपको याद करके रखना है, बैक्टीरिया के नाम। ठीक है, उसके बाद एजेंट इसका याद करके रखना है जो हो गया। ठीक है, स्रोत क्या है ये याद करके रखना, प्रसार की विधि याद करके रखना, इंक्यूबेशन पीरियड याद करके रखना। ठीक है, 6 से 10 दिन में। अब मैंने आपको बता दिया, बहुत सारा है, सबको आपको ऐसे ही पढ़ना है, बहुत सारा है, ये पूरा चैप्टर ही आपका इसी पे है। संक्रामक रोग, इंक्यूबेशन पीरियड, नियंत्रण और रोकथाम। ठीक है, उपचार के उपाय, यही सब चीज़ें पढ़ना है पूरा, ये पूरा आप पढ़ लेना अच्छे से, मिस मत करना। ठीक है, कोई सा भी अभी देखिए कहाँ, ये देखिए हेपेटाइटिस आ गया ना, ये अभी जो आप लोगों में से कई लोग DSSB एनम की भर्ती आई थी, वो पेपर दे के आए होंगे। DSSB एनम का पेपर दे के आए हैं, तो 1 या 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में इससे पूछा गया था, इंक्यूबेशन से, या फिर उसका संचरण का तरीका कैसे फैलता है। 2 प्रश्न बना था, एक इंक्यूबेशन पीरियड से किसी न किसी रोग के बारे में दिया था, और एक दिया था संचरण का तरीका, किस मतलब कि ऐसे दे दिया था, बताइए ने टीबी किस माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट के माध्यम से, या फिर और भी ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो ये टॉपिक कहने का मतलब इम्पॉर्टेंट है कि कोई सा भी पेपर आप देने जाओगे, इस वीडियो से 3 से 4 प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिस मत करना। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके भी पेपर में बनेगा प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये शायद बना था DSSB एनम में, शायद बना था, इतना याद नहीं है मुझे। ठीक है, शायद बना था, अब जो लोग पेपर दे के आएंगे बताना बना था कि नहीं बना था। हेपेटाइटिस से पूछा था, तो आपको हेपेटाइटिस के बारे में याद करके रखना है। हेपेटाइटिस क्या है? एक वायरल रोग है। ठीक है, अभी तक हमने बैक्टीरियल रोग देख रहे थे, अब यहाँ पे वायरल रोग देख रहे हैं। एक वायरल रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी होता है लेकिन उतना नहीं। ठीक है, जितना ए और बी होते हैं। इसके एजेंट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस, और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस। अच्छा, स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है भैया? हेपेटाइटिस के सोर्स क्या है, संक्रमण का स्रोत क्या है? तो मनुष्य का मल से फैल जाता है। अगर एक लोगों का मल है तो मल से भी ये इन्फेक्टेड हो जाता है दूसरा व्यक्ति, और कोई वाहक है उसका रक्त हुआ, ठीक है, रक्त उत्पाद हुआ, इससे भी हो जाता है। उम्र की बात करें तो बच्चों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, और ए और बी वाला तो भैया एडल्ट में विशेष रूप से चिकित्सक, नर्स और बैंक कर्मचारी को देखा जाता है। हेपेटाइटिस बी हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब प्रसार की विधि क्या है, कैसे फैलता है सर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो कैसे फैलता है। ए की बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पे डाटा ख़त्म हो गया लगता है। देखिए ए कैसे फैलता है, मली, मुखी मार्ग, दूषित पानी, भोजन से फैलता है। बी रक्त, सुई, यौन संपर्क, कर्ण छेदन, गोदना जो गुदाते हो ना, उससे भी फैलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन ऑफ मोड हमने ए के बारे में भी बता दिया, बी के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड, अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड में आपको ध्यान में रखना है, जो हेपेटाइटिस ए है ये 15 से लेकर 50 दिन, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी 45 से लेकर 180 दिन, 45 से लेकर 180 दिन। किसी किसी किताबों में अलग, मैं बता रहा हूँ, किसी किसी किताबों में अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये लगभग में आपको इतना ही याद करके रखना है।
अभी आप WHO का डेटा देखोगे पुराना, तो उसमें बताया गया है 45 से लेकर 180 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे 150 से 180 दिन। अब शायद DSSB एनम में जो आया था वहाँ पे 37 से लेकर 180 दिन ऐसे करके दिया था क्या, तो एवं में था उत्तर, तो सबने वही उत्तर मारा जो कि सही है। अब आपके मैंने बता दिया ना, एग्जाम्पल दिया ना, आपकी भर्ती परीक्षा में क्लोज ऑप्शंस नहीं बनते हैं, ऐसे बनेगा। निम्नलिखित में बताइए हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। ऑप्शन ए मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से दे देगा पहला, ऑप्शन से दे देगा कितना देगा, 100 से लेकर 200 दिन, ठीक है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन से बी दे देगा, ऑप्शन से बी दे देगा, ऑप्शन से बी दे देगा 20 से लेकर 90 दिन, ठीक है। सी दे देगा सी दे देगा 42 से लेके 182 दिन। तो अब आप देखोगे कि एवं में आ रहा है ना ये सी, 42 से लेकर 182 दिन, तो ये 50 से 180 दिन के एवं में आ रहा है, तो आप ये उत्तर मार देना, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज ऑप्शंस नहीं देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का इधर फर्क नहीं देगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार रेबीज का देख लेना, बहुत सारा है, ये पूरा है संक्रामक रोग के बारे में, वही चीज़ है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से PDF में देख लेना, ठीक है। पूरा भरा पड़ा है उसी से है, जितना मैंने इसमें PDF में बना दिया, इससे बाहर तो आपकी किताब में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका यूनिट 3 आ गया, ठीक है। यूनिट 3 में आपको क्या देखना है सर, यूनिट 3 में देखना है संक्रामक बीमारियों की देखभाल। तो संक्रामक बीमारी से पीड़ित रोग की देखभाल, ठीक है, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल सावधानी पूर्वक करनी चाहिए ताकि रोग का प्रसार रोका जा सके। निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। कौन कौन से बिंदु हैं, तो पहला बिंदु है कि भैया आइसोलेशन करना चाहिए, संपर्क सीमित, जो संपर्क है इसको सीमित करना चाहिए। आइसोलेशन में क्या करेंगे, रोगी को अलग कमरे पर रखेंगे ताकि रोग दूसरों में न फैले। उदाहरण के तौर पे अगर खसरा या फिर छोटी माता के रोगी हैं तो इसको क्या करेंगे, रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग कर देंगे, ठीक है। ये आइसोलेशन का मतलब हो गया, तभी तो भैया हम देखभाल कर पाएंगे सही से। और संपर्क सीमित करेंगे, रोगी के पास अनावश्यक लोगों को नहीं जाने देना चाहिए, केवल देखभाल करने वाले 1 से 2 व्यक्ति ही रोगी के पास जाएंगे। बार बार हाथ धोएंगे, रोगी के संपर्क में आने के बाद हाथों को एंटीसेप्टिक लोशन या साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कमरे का वेंटिलेशन ध्यान में रखेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सावधानी क्या रखना होगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, यदि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जुकाम, दस्त या कोई अन्य संक्रामक बीमारी हो तो उसे रोगी के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के नेत्र में लाल आँख है, जिसको आप नेत्र श्लेष्मला शोध बोलते हैं, ठीक है, तो उसे अलग कमरे में रखकर तौलिया और बर्तन को अलग करना चाहिए। उसके बाद आइसोलेशन ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रोल क्या है, रोल ऑफ हेल्थ वर्कर एनएम, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। स्वास्थ्य कार्यकर्ता संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से बताइए कौन से स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है एक एक पॉइंट। पहला कि जो भी जनपदिक सर्वेक्षण है इनका पर्यवेक्षण करना, सर्विलांस करना, नियमित घर घर जाकर स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करेंगी, रोगों के लक्षणों की जांच करेंगी जैसे कि बुखार, दस्त या फिर खांसी। उसके बाद क्या करेंगी, रोगियों को संदर्भित करेंगे, गंभीर मामलों को विशेषज्ञ अस्पताल को भेजेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि रेबीज है, कोई पेशेंट रेबीज वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, आप तुरंत अस्पताल जाओ और अपना जो है टीका लगवा लो। उसके बाद सुई जो इंजेक्शन होता है रेबीज का। उसके बाद महामारी निगरानी, समुदाय में रोग के फैलाव पर नज़र रखेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मलेरिया के मामलों की जांच करेंगे, उसके कीटनाशक छिड़काव करवाएंगे। देखभाल का प्रशिक्षण, परिवार वालों को रोगी की देखभाल सिखाना जैसे कि ORS देना, दस्त हो रहा है तो ORS देना। और पर्यावरणीय सुधार के लिए बोलना, स्वच्छ जल पियो, स्वच्छ शौचालय रखो, मल निपटान की व्यवस्था अच्छे से करो। ये भूमिका है संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो आपके भर्ती परीक्षा में कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ लेगा, तो ये सारा आपको याद रहेगा तो अच्छे से आप बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए संक्रामक रोगों में स्वास्थ्य एजुकेशन, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में एएनएम की
निम्नलिखित कौन से संदेश देने चाहिए, कौन सी या फिर स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। तो आप बताओगे कि पहला टीकाकरण, आप बोलोगे कि भैया टीकों की उपलब्धता, समय सारणी और महत्व क्या है उसको बताएंगे कि टीका लगवा लोगे तो आपको भैया गलसुआ नहीं होगा, खसरा नहीं होगा, जर्मन खसरा नहीं होगा, ये सभी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद रोग प्रसार के कारण और बचाव में क्या बताएंगी कि भैया रोग कैसे फैलते हैं और कैसे उनसे बचा जाए। जैसे कि मच्छरदानी का उपयोग करोगे तो मलेरिया, मच्छर से जो बीमारियां हो रही हैं, डेंगू, ये सब आपको नहीं होगा। ठीक है, डेंगू वगैरह नहीं होगा। ये हो गया। उसके बाद प्रारंभिक लक्षण में रोगियों के शुरुआती लक्षणों की जानकारी देंगे, जैसे कि बुखार, चकत्ते आ रही हैं तो पेशेंट को अलर्ट करेंगे, भाई तुमको ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, इसकी लापरवाही मत करो। स्वच्छता के लिए आप बोलोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर यूनिट आपका 4 आ गया। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, महामारी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एपिडेमिक का कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। तो महामारी की परिभाषा और कारण, महामारी का परिभाषा हम बता ही चुके हैं। महामारी तब होती है जब कोई बीमारी समान से अधिक लोगों में तेज़ी से फैलती है या समुदाय में अचानक बढ़ती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। जैसे कि भैया हैजा हुआ, क्या है, महामारी। मलेरिया क्या है, महामारी। पीलिया, डेंगू, ये सभी महामारी है। अच्छा, कारण क्या है, गंभीर संक्रामक रोग, जैसे कि हैजा दूषित पानी, और ये हैजा दूषित पानी से होता है। ठीक है, पता ही है, दूषित पानी और भोजन से। मलेरिया मच्छरों द्वारा। पीलिया हेपेटाइटिस दूषित जल से। पोलियो मलीमुखी मुखी मार्ग से। उदाहरण के तौर पे समझिए, गांव में दूषित पानी के कारण हैजा फैलना एक महामारी का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए समुदाय में महामारी की जांच और मापन। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को महामारी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिम्मेदारियां क्या है, पहली बात तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की महामारी में क्या जिम्मेदारी है, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा। तो भैया पहला बात हो गया कि रोगी की पहचान करना। रोगी समुदाय में एक साथ कई लोगों में रोग के लक्षण देखें, जैसे कि बुखार, दस्त, पीलिया या फिर आंखों का लाल होना, समझ जाना कि भैया दिक्कत है इसको। ठीक है, तो पहचान करना। उदाहरण के तौर पे डेंगू के मामले में बढ़ने पर बुखार और जोड़ों में दर्द की जांच करना, सूचना देना। ठीक है, पीएचसी या फिर चिकित्सक अधिकारी को ये आप सूचना देना। उसके बाद विवरण एकत्र करना। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं एएनएम की। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जो प्रश्न आएगा इसी से आएगा जो मैं बना दिया हूँ। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, शायद स्टार्ट हो चुका है भाई। एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया है। नीचे एमसीक्यू, आपको प्रत्येक एमसीक्यू को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन पाँचवा ऑप्शन ई वाला जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो और ध्यान में रखना, इसके बाद जो एमसीक्यू आएंगे इनमें से कोई आएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग क्या है, 5 ऑप्शन है। वे रोग जो आनुवंशिकी कारणों से होते हैं, नहीं सर, गलत हो गया। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वे रोग जो केवल बच्चों में होते हैं, ये भी गलत हो गया। वे रोग जो केवल वृद्धावस्था में होते हैं, ये भी गलत हो गया। वे रोग जो केवल पर्यावरणीय कारकों से होते हैं, ये भी गलत हो गया। भैया करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था ना कि भैया एपिडेमियोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, या फिर ये किसका अध्ययन करता है। जनपथिक रोग विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है, केवल जीवाणुओं का अध्ययन नहीं सर, या फिर बीमारियों के कारण, वितरण और नियंत्रण। हाँ सर, हाँ सर, बीमारी के कारण जो हैं उसका अध्ययन करता है। ठीक है, जनपथिक रोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। थियरी पढ़ के आए हैं ना, तो उत्तर आसानी से आप बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैंने थियरी पूरा नहीं पढ़ाया है, बस ऐसे ही पढ़ाया, फिर भी आप एमसीक्यू बना ले रहे हो। अगर अच्छे से अपने से पढ़ के एमसीक्यू बनाएंगे तब तो और मज़ा आ जाएगा, एक एक प्रश्न बना लेंगे। देखिए महामारी की परिभाषा क्या है, महामारी की परिभाषा भी ऊपर पढ़ के आए हो ना, किसी रोग का समान से अधिक और तेज़ी से फैलना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंडेमिक का उदाहरण है, ऊपर आपको हम पढ़ा के आए हैं। एंडेमिक का उदाहरण कौन सा है सर, कोविड-19 का एग्जाम्पल दिए थे, कोरोना वायरस। एंडेम अच्छा नहीं, सॉरी, एंडेमिक पूछा, स्थानिक महामारी। ठीक है, स्थानिक महामारी कौन सा है पूछा जा रहा है, तो स्थानिक महामारी सर इसमें से कौन सा हो जाएगा, कोविड-19 क्या है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं, पहला तो ये होगा नहीं। फिर क्या होगा सर, इन्फ्लुएंजा भी नहीं होगा सर। फिर क्या, हैजा भी नहीं होगा सर। फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया है। ठीक है, अब देखिए पेंडेमिक, पेंडेमिक का हमने क्या क्या एग्जांपल बताया था आपको, पेंडेमिक का हमने क्या बताया था सर, कोविड-19 आप बताए थे। इसका करेक्ट उत्तर कोविड-19 के पेंडेमिक हो गया। अब देखिए ये भी हम आपको बताए थे, ऊपर थियरी में बताए थे ना कि बताइए इंसिडेंस रेट क्या दर्शाता है, घटना दर क्या दर्शाता है, किसी समय पर रोग के कुल रोगियों की संख्या, किसी समय पर रोग के नए रोगियों की संख्या, या फिर किसी समय पर मृत्यु की संख्या। मृत्यु तो होगा नहीं सर, क्योंकि घटना दर की बात हो रही है। किसी समय पर लोग के कारण असमर्थता की संख्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, क्या होगा फिर, बी वाला होगा। किसी समय पर नए रोगियों की संख्या घटना दर बताता है, इंसिडेंस रेट बताता है। अच्छा, संक्रामक रोग के फैलने का कौन सा वाहन वहित तरीका है, वाहन वहित तरीका हम बोले थे ना आपको, भर्ती परीक्षा में भी ऐसे बनेगा। संक्रामक रोग के फैलने का कौन सा वाहन वहित तरीका है, तो सर दूषित पानी या भोजन। ठीक है, इस यही हमारा वाहन वहित तरीका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थियरी पढ़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बना लेंगे। पूछा जा रहा है प्राथमिक रोग निवारण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब बताइए। नेक्स्ट पर नाम से ही पता चल रहा है ना, प्राथमिक, प्राइमरी प्रिवेंशन आप क्या करते हो, तो रोगों को शुरू होने से पहले ही रोक देते हो, तो वही उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है एमसीक्यू लगाने में, क्योंकि आप थियरी पढ़ के आए हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सेकेंडरी प्रिवेंशन का उपाय क्या है, तो शीघ्र निदान और उपचार आपका सेकेंडरी हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद तृतीयक रोग निवारण क्या हो जाएगा, टेरिटरी प्रिवेंशन क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, हाँ केवल स्वास्थ्य शिक्षा देना होगा क्या, क्या बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, केवल टीकाकरण होगा क्या, नहीं सर, ये दोनों तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। रोग को शुरू होने से रोकना, क्या ये करेक्ट उत्तर है क्या, नहीं सर, ये तो हमने प्राइमरी में देखा था। ठीक है, रोगों की जटिलताओं को रोकना, क्या ये सही है क्या सर, ये सर नहीं, ये सर सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो टेरिटरी में क्या होगा, टेरिटरी में सर तृतीयक में क्या होगा, असमर्थता को सीमित करना और पुनर्वास, हम पढ़ाए थे ना पुनर्वास, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा एमसीक्यू आप बना लेंगे जो पढ़ के आए हुए हैं थियरी। ठीक है, ऐसे आप बना लेना, बहुत सारा एमसीक्यू है, करवाने लगेंगे तो पूरा दिन बीत ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं है उनको हम देखेंगे। पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है क्या, संक्रामक रोगों की संचरण श्रृंखला चैन, ट्रांसमिशन चैन के कौन से घटक को तोड़ने से रोग को प्रसार को रोका जा सकता है। हमने बताया था 6 घटक होते हैं। हमने दूषित खाद्य पदार्थ के बारे में बताया था। स्वच्छ जल है तो भैया इसको क्यों नुकसान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे बीमारी तो होगी ही नहीं। नियमित स्वास्थ्य जाँच है, ये तो अच्छी बात है। टीकाकरण कार्यक्रम है, ये भी तो अच्छी बात है। या फिर इनमें से कोई नहीं, नहीं सर। अब देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में क्या रहता है, अंडर प्रेशर की हम बात करेंगे। ठीक है, पूछ ले, इसमें पूछा गया है क्या, देखिए ट्रांसमिशन चेन के कौन से घटक को तोड़ने से रोग को प्रसार को रोका जा सकता है। अंडर प्रेशर हम क्या करेंगे, पहला उत्तर ए दे दिया है, सही है। ठीक है, कि दूषित खाद्य पदार्थ, अब यही दूषित खाद्य पदार्थ हो, इसको हटा दोगे तो जो बीमारी है, संक्रामक रोग है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अंडर प्रेशर एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए ना पढ़ के डायरेक्ट बी वाला पढ़ते हैं, स्वच्छ जल की आपूर्ति। अरे सर स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये तो बात सही है, ये तो होगा नहीं। नियमित स्वास्थ्य जाँच, ये भी नहीं होगा। 6 घटक होते हैं, इनमें से हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं। टीकाकरण कार्यक्रम, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, यही टिक मार देते हैं, फिर बाद में गोला भरने के टाइम ये वाला भर के चले जाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए हमने देखा ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि ऑप्शन में 5 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन ही हमारे दिमाग में रहता है। 1 2 3 4 ऑप्शन ही दिमाग में बना रहता है, क्योंकि 4 प्रश्न करने की हैबिट बन चुकी है ना। आप भी तो पढ़ रहे हो, 4 ऑप्शंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना। 5 ऑप्शन तो आपको हजम नहीं होता है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। भर भर के यूट्यूब पे देख रहे हो, 5 ऑप्शंस की प्रैक्टिस कर रहे, 4 ऑप्शंस की प्रैक्टिस किए जा रहे हो। बता रहा हूँ भैया, दिमाग पढ़ना सीखिए एग्जामिनर का। ठीक है, सभी लोगों से अलग काम करना ही पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगा। भेड़ी वाली चाल मत चलिए, कुछ काम को अलग तरीके से किया जाता है। अब जैसे कि 5 ऑप्शंस की प्रैक्टिस आपको रहेगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में यही बनेगा कि 5 ऑप्शंस हमारे भर्ती परीक्षा में देखने को मिलता है, अंडर प्रेशर आप देख पाओगे। अब जैसे कि 4 ऑप्शंस की प्रैक्टिस है, तो आपको यही दिखेगा 1 2 3 4 ऑप्शंस है, चारों में से कोई मिला ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, यही सही होगा। अब ऊपर वाला ऑप्शंस आप पढ़े ही नहीं, भूल गए हो। ठीक है, ए पढ़ना भूल गए, डायरेक्ट बी से पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए 5 ऑप्शन बनाए गए हैं, ताकि आप गलती करो।
और गलती कर भी रहे हैं लोग, 4 ऑप्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक रोग निवारण में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय शामिल है? कौन सा उपाय शामिल है? रोगी का शीघ्र निदान और उपचार, पोषण स्तर में सुधार करना, रोगी को पृथक्करण में करना, संवेदनशील लोगों को टीकाकरण देना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पोषण स्तर में सुधार करना। ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक रोग निवारण में क्या आता है? पोषण स्तर में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पूछा जा रहा है कि डिप्थीरिया बीमारी का मुख्य कारण क्या है? अब आ गया संक्रामक बीमारियों से प्रश्न आ गया। पूछा जा रहा है कि डिप्थीरिया बीमारी का मुख्य कारक क्या है? हम आपको बताएं ना, बैक्टीरिया के नाम पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है बैक्टीरिया का नाम कौन सा है, तो ऊपर ही बता के आए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, वूपिंग कफ की प्रसार की मुख्य विधि क्या है? पूछा जा रहा है। अब देखिए वूपिंग कफ के प्रसार की मुख्य विधि क्या है? मुखी मार्ग या फिर चोट या घाव के माध्यम से? नहीं सर, तो खांसी या फिर छींक के माध्यम से, या फिर ड्रॉपलेट ऐसे दे देगा ऑप्शन में, ड्रॉपलेट के माध्यम से। तो ड्रॉपलेट का मतलब ही होता है, ठीक है, खांसने या छींकने के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न की टेटनिस के लक्षणों में शामिल है, निम्नलिखित में से बताइए कौन से टेटनिस के लक्षण में शामिल है? तो खोखों की आवाज़ वाली खांसी? नहीं सर, ये वूपिंग कफ हो गया। गले में भूरी पीली परत बनना? नहीं सर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा सर? बुखार और दस्त होगा क्या सर? क्या होगा सर? कौन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? या फिर मुंह का सख्त हो जाना? हाँ हाँ मिल गया, लॉक्जा हो जाता है। टिटनेस में क्या हो जाता है? लॉक्जा और पेशी ऐंठन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जो मतलब लेवल बहुत आसान रहेगा, बस भाषाएं कुछ जटिल रहेंगी। पूछा जा रहा है कि पोलियो माइलाइटिस की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो कौन सा उपाय? देखिए पोलियो की बात है, पोलियो माइलाइटिस की बात है, तो क्या करेंगे? ओरल पोलियो वैक्सीन देंगे, ओपीवी देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस कुछ नहीं, ऐसे ही आपको बनाना है। पूरा बहुत सारा एमसीक्यू है, ये आप सारा पढ़ लेना। थियरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू पढ़ना, तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि तब गलत नहीं होंगे, आसानी से आप बना लेंगे। बहुत सारा एमसीक्यू है, भर भर के है, 5 ऑप्शंस वाले हैं, सारे के सारे एमसीक्यू 5 ऑप्शन वाले हैं, हल्के में आप मत लेना, ठीक है, किसी भी को। देखिए ये देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा कंसेप्चुअल, तीव्र श्वसन संक्रमण के लिए क्या जांचना चाहिए? क्या जांचना चाहिए? या फिर इसी प्रश्न को थोड़ा और लेंदी बना देगा। तीव्र संक्रमण के लिए एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या जांचना चाहिए? ऐसे पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो तीव्र श्वसन संक्रमण का मतलब तीव्र श्वास की गति और छाती का खींचना, यही हम चेक करेंगे। ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए तीव्र संक्रमण के लिए एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस अंग की जांच करना चाहिए? छाती का खींचना, श्वास की गति और छाती का खींचना। तो ये ऐसे कैसे भी प्रश्न बना लेगा, आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे अच्छे से बना के आओगे। और विश्वास मानिए, जो मैं सैनी बैच में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस ये है कि मेरा मोटो ये है कि आपको पढ़ना आ जाए। ये थोड़ा दिक्कत क्या हो रही है, एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों के साथ, कमेंट करके मुझे बताना, आप लोग बता देना। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सर पढ़ें कैसे, ये चीज़। अब ये सारा कंटेंट आपके सामने है, लेकिन तरीका नहीं है, आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ें, पढ़ने का तरीका, पीडीएफ पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि तरीका कैसे पढ़ें हम। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब कल वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भैया तरीका क्या है, एमसीक्यू मतलब प्रश्न उत्तर के रूप में बना दिया था। तो यहाँ पे हमने हेड उसमें प्रश्न उत्तर में क्या है कि ज़्यादा समय लग रहा था, हेडिंग में डायरेक्ट मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो पढ़ेंगे कैसे? ऐसे पढ़ेंगे। देखिए जैसे ये वाला मैं पकड़ लेता हूँ इसको, तो इसमें हम देख रहे हैं एएनएम की भूमिका, ठीक है, किसमें? संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में एएनएम की कौन कौन सी भूमिका होती है, या फिर एएनएम कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं, ऐसे आपको देखना है। उसके बाद ये पढ़ना पड़ेगा कि सर ये सारी एएनएम की भूमिकाएं संक्रामक रोग को नियंत्रित करने में। ये पहला हो गया कि जो है सर्विलांस करने का काम है। उसके बाद रोगियों को संदर्भित करने, अब सर्विलांस करने में भी ये सारे काम आते हैं, तो इसको भी देखना है कि सर नियमित घर घर जाकर स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना, ये सर्विलांस का काम है, ठीक है। रोगों के लक्षणों की जाँच करना, जैसे बुखार, दस्त या खांसी, तो ये एएनएम की भूमिका है इसमें संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में। तो ये एक हेडिंग होना चाहिए, इस हेडिंग में ये लाइन दोनों लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट या तो हेडिंग से दे सकता है ऑप्शन, या तो ये दे सकता है
पूछ लेगा निम्नलिखित में बताइए संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में एएनएम की कौन सी भूमिका होती है। तो ये दे देगा जनपतिक सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण करना, या फिर ये दे देगा नियमित घर जा जाकर स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना। तो दोनों तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि सर्विलांस में यही आता है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या है सर, आयोग है, यूपी ट्रिपल का आयोग है। अब मैं चाहे डायरेक्ट बोल दूं कि लखनऊ में यूपी ट्रिपल का आयोग है, या फिर बोल दूं उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल का आयोग है, ये बोल दूं, तो बात तो दोनों एक ही हो रही है ना। उसी प्रकार आप यूपी के बारे में देख रहे हैं तो यूपी में कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी होगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार ये हेडिंग भी है, जैसे कि सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण करना। अब सर्वेक्षण पर्यवेक्षण में क्या आता है कि नियमित घर घर जा जाकर स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना, ये जरूरी होती है। तरीका आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं, नहीं तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना सरल भाषा में ये कंटेंट एग्जाम्पल सहित मैं दे रहा हूँ। अगर तरीका आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया चिकनगुनिया के बारे में, मैंने बताया कि भैया एक संक्रामक रोग के बारे में, इसको हमको पढ़ना है। चिकनगुनिया हमने आपको तरीका बताया, किससे फैलता है, एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ठीक है, इसके घटक में देखेंगे, इतिहास थोड़ा बहुत जान लेंगे, चिकनगुनिया का लक्षण कौन सा है, लक्षण देख लेंगे, ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्षण हैं, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, चलने बैठने में कठिनाई। ठीक है, इसका चिकनगुनिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रबंधन के बारे में हो गया। उसके बाद फाइलेरिया है, देखिए फाइलेरिया के बारे में बस कुछ नहीं, बस समझना, पढ़ने का तरीका पता हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही आसानी से याद भी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।